नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, ये हमारा सेकंड चैनल है डियर गुरु 2.2। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर भी मैं आप सभी के लिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपके पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप साइंस साइड से हो, चाहे आप आर्ट साइड से हो, या आप कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से हो, सबके लिए जो कॉमन क्वेश्चन बनते हैं मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन तैयारी करवा रहा हूँ। और इसके अलावा काफ़ी लोग की रिक्वेस्ट थी, सर ये जो ऐप है ऐप के बारे में मैं आपको डेली बताता ही हूँ। तो अगर आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो एटलीस्ट ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पर आप सभी को डेली में कुछ ना कुछ अपडेट्स, डेली ना कुछ ना कुछ वीडियोस देता रहता हूँ। हिंदी की, रीजनिंग की टेस्ट सीरीज मैंने प्रोवाइड कर रखी है, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आपका बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रोबोट क्या है। रोबोट क्या है? एक प्रकार का रॉकेट है, कोई बम है, या मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। तो यहाँ पर बहुत आसान सा प्रश्न है और जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है सर। रोबोट जो है मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो कि आदेश के अनुसार जो है काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। दो समानांतर दर्पण, समांतर दर्पण आपने देखा होगा ना, जो आपने देखा होगा जैसे जो आपका सलून्स होते हैं, सलून में आपने देखा होगा ना कि पीछे एक आगे दर्पण लगा होता है। या समतल दर्पण कैसे, समांतर दर्पणों के बीच अगर दो दर्पण है समतल, उनको समानांतर रखा जाए एक दूसरे के, ऐसे समझ सकते हैं। तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2, 4, 8 या अनंत? तो भैया यहाँ पर अनंत जितने लोग जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अनंत वाला यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है डी वाला, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया है कि जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। अगर कोई जहाज है नदी में से समुद्र में प्रवेश करेगा तो ऊपर उठेगा, नीचे धंसेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई ऊपर उठने की जो है संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जहाज जो है नदी से समुद्र में जा रहा है, समुद्र को आपको पता है ना, तो यहाँ पर ऊपर उठ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, दाब की वजह से होता है उसकी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। भाई अगर कोई पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड है, गतिशील पिंड है पृथ्वी पर, तो बेसिकली वो विश्राम की अवस्था में किस वजह से आएगा? जड़त्वीय नियम के कारण, घर्षण बल के कारण। तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जो घर्षण बल है इसके वजह से वो विश्राम अवस्था में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को होता है पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड है तो अगर वो विश्राम अवस्था में आ रहा है तो यहाँ पर देखिए घर्षण बल जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। क्या कारण है कि जो गेंद होती है किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई अगर ऊंचा स्थान होगा तो वहाँ पर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है कम होता जाएगा। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान अगर कम हो रहा है तो ऊंचे स्थान, वो अगर कोई ऊंचा स्थान है तो वहाँ पर कम उछलेगा, ज़्यादा उछलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका कम होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण जो आपका प्रभावित नहीं होता है? आयतन, अगर मात्रा को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो आयतन, द्रव्यमान, आयतन तो घट, अगर मात्रा घटा बढ़े तो आयतन घट बढ़ जाएगा। द्रव्यमान और भार ये तो सबसे ऑब्वियस है, ये आपके बढ़ेंगे ही घटेंगे। लेकिन घनत्व की बात करते हैं दोस्तों, घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व जो है मात्रा के साथ जो आपका भौतिक गुण है आपका प्रभावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा प्रश्न है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा? ये अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? क्या पूछा गया है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे ज़्यादा होगा? चलिए, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो नीला, लाल, नारंगी और हरा। तो यहाँ पर अगर देखा है तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नीला है, लाल है, नारंगी और हरा दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, सबसे अधिक अपवर्तन बोला गया है, सबसे अधिक अपवर्तन पूछा गया है तो यहाँ पर ब्लू कलर का हो सकता है। ठीक है, ब्लू कलर, यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो मैक नंबर बताइए सर जी किससे संबंधित है?
ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से, अंतरिक्ष यान की गति से। तो मैक नंबर की अगर हम बात करते हैं तो मैक नंबर दोस्तों याद रखिएगा हवाई जहाज की गति से संबंधित है। किससे? हवाई जहाज की गति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो आपने देखा होगा ना कि उसको कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। इसका मेन रीजन क्या है? आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि जब आप लोग ऐसे सूर्य में रहो, सूर्य की रोशनी में, धूप में रहो, धूप में से आप कमरे में आओ तो बहुत कम दिखाई देता है। यानी कि अगर हल्का अंधेरे कमरे में आते हो तो आपको उजाले कमरे में तो दिखाई देता है, लेकिन हल्का अंधेरे कमरे में आओगे तो आपको थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है, कुछ देर तक क्या कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसका मेन रीज़न होता है कि आपकी आइरिस जो है, आँख की जो आइरिस होती है वो सिकुड़ती है। ठीक है, आँख की आइरिस जो है सिकुड़ती है इसी वजह से। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि? बिजली के जो हीटर होते हैं उसमें नाइक्रोम धातु का तत्व जो एलिमेंट है उपयोग में लाया जाता है। इसका रीजन क्या है? और जितने लोग यहाँ पर जुड़े ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ विज्ञान है तो सिर्फ विज्ञान वर्ग वालों के लिए होगा। ये दैनिक विज्ञान है जो कि सबके लिए कॉमन होता है, जीके और जीएस में आता है। तो क्योंकि इसमें प्रतिरोधकता अधिक होती है, गलनांक भी अधिक होता है और इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा के प्रवाहित की जा सकती है। तो यानी कि उपयुक्त तो सभी कारणों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं, नाइक्रोम का ही हम लोग उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये सारे रीजन इसके हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा? किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा? तो पराबैंगनी, सूर्य, गामा या अवरक्त। तो दोस्तों याद रखिएगा अवरक्त किरणों का। ठीक है, अवरक्त किरणों का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? किस धातु का जो गलनांक है सबसे अधिक होता है? ओस्मियम, टंगस्टन या आपका मॉलिबेडनम या आपका एल्यूमिनियम। गलनांक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर सबसे अधिक जो गलनांक होता है इन चारों में आपका टंगस्टन का होता है। किसका होता है भाई? टंगस्टन का सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम या ओस्मियम। इन चारों में अगर देखा जाए तो जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? लिथियम। लिथियम जितने लोग जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं, वो सबसे हल्की धातु होती है। तो बिल्कुल भी इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्वनि का गति सर्वाधिक होता है किसमें? ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किसमें होगी? वायु में, जल में, निर्वात में या स्टील में? तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सबसे कम किस में होता है? निर्वात में होता है। सबसे कम किस में होता है भाई आपका? निर्वात में होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? जल और जल के बारे में, तो यहाँ पर जल में थोड़ा उससे ज़्यादा कह सकते हैं। वायु में 332 मीटर पर सेकंड होता है और स्टील में जो है सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा किस में होता है भाई आपका? स्टील में होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो जितने लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, स्टील में यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लो भाई, जल में नहीं, स्टील में जो है आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर ध्वनि की जो सबसे अधिक गति होती है स्टील में होती है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बताइए क्या होता है भाई? जवाब देते हुए चलिएंगे। तो यहाँ पर भाई अगर धातु को गर्म कर रहे हैं तो घनत्व जो है आपका कम हो जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भाई गर्म कर रहे हैं ना, तो गर्म करने पर धातु है पिघलेगा, तो वहाँ पर उसका जो घनत्व है आपका कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई पड़ेगा? यानी कि लाल रंग का जो गुलाब है अगर हरी रोशनी, यानी कि लाल और हरे को अगर मिला दिया जाए तो आपसे सिंपल से ये पूछा गया है कि लाल हरा मिल करके कौन से कलर का निर्माण करते हैं। चलिए भाई सभी लोग बताते हुए चलेंगे। भाई यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? लाल रंग में अगर हरा रंग मिला दिया जाए, वैसे इसमें तो काम नहीं करेगा क्योंकि वो तो उसके ऊपर छिड़ जाता है, बट अगर लाल रंग में हरा रंग एक्चुअल में चढ़ाया जाता है तो आपका क्या हो जाता है? ये तो हरा उसके ऊपर आ जाता है। ये प्रयोग सफल नहीं हुआ। तो यहाँ पर लाल और हरा मिलकर ब्लैक हो जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। जितने लोग यहाँ पर ब्लैक जवाब दे रहे हैं, ठीक है, ब्लैक वाले जितने भी साथी हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। काला। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? दूध की शुद्धता जो है किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, नहीं भाई लैक्टोमीटर या फेदोमीटर?
बहुत ही आसान सा प्रश्न है और सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दूध की जो शुद्धता होती है किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? तो यहाँ पर याद रखिएगा लैक्टोमीटर, ठीक है। दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, डायनमो का मेन कार्य क्या होता है? डायनमो है भाई, डायनमो नहीं है। डायनमो का कार्य बताइए क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना। तो उससे यहाँ पर याद रखिएगा, डायनमो का जो मेन कार्य होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? सभी लोग बताते हुए चलेंगे यहाँ पर, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, टीवी का आविष्कार। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर J.L. बेयर्ड दिया गया है, मैकमिलन दिया है। देखो J.L. बेयर्ड भी थे, फिलो फॉन्सवर्थ भी थे, चार्ल्स फ्रांसिस जेकिंस भी थे यहाँ पर, लेकिन J.L. बेयर्ड ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड्डी और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हड्डी और दांत की अगर हम बात करते हैं उसमें एक रासायनिक पदार्थ विद्यमान होता है, उस रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम से तो संबंधित है, बट यहाँ पर सारे के सारे कैल्शियम दे दिए गए हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट याद रखिएगा। हड्डियों में और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है उस पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि जंग ना लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंपल सा, लोहे पर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए भाई, वल्वनीकरण अनिलीकरण तो होगा नहीं, तो यशद लेपन यहाँ पर, इसको भी याद रखिएगा, हिंदी में लिखा गया बट याद रखिएगा भाई, इसको यशद लेपन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में जो है किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? 72 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में जो है निर्जलीकारक के रूप में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? जो विलेय होता है उसको विलयन से पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? निस्पंदन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, निस्तारण के द्वारा या अवसादन के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 73 है, अच्छा प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा दोस्तों? आपका वाष्पीकरण, इवापोरेशन के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो आते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या क्रिप्टॉन? इन चारों में बताइए सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? तो क्लोरीन। क्लोरीन जो गैस है ये बेसिकली आपकी वायुमंडल में नहीं होती है, अगर होती तो क्या हश्र होता है आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर इतने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर बताइए कौन सी गैस निकलती है? पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलेगी? पोटेशियम क्लोरेट है तो इसको गर्म करने पर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी वाला वो यहाँ पर गैस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर जो आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हिंदी वाली बुक जो मैंने खुद बनाई हुई है आपके बीएड एग्जाम के लिए, अगर आपको उसको परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जा करके उसको परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।